Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to upload the two videos because there will be completion of this chapter 16. I think there is a sufficient information in your NCRT. If you have any question in the examination, you are able to answer it only through the NCRT properly because this method is sufficient to learn. So let's start this last topic in order to complete this chapter 16 today. Today there is a topic that is absorption of digested products कि कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में जो सब चीज़ें हम अभी तक करके आ रहे हैं, डाइजेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गए, प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बन गए, फैट से फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल बन गए, लिपिड से ग्लिसराइड्स बन गए. सो where all these things are going to go in our body and what they are going to do and how they are going, with which mechanism they are going and absorbing. And the last topic we will study today is disorders of the digestion, जो आपको पता होनी चाहिए. These are the must know disorders of your digestive system. So let's start. Absorption एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें end products digestion के थ्रू द इंटेस्टाइनल मिकोसा पास होते हैं ब्लड या लिम्फ में. इट इज़ कैरिड आउट, या तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट मीन्स हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, इट मीन जहाँ पर वो ज़्यादा है और जहाँ पर वो कम है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाँ पर वो कम है वहाँ से वो जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ वो कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एनर्जी लग कर जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में मोटर चलाते हैं और नीचे से पानी ऊपर लेके जाते हैं थ्रू दी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं. ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो हम किसी प्रोटीन्स की या कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से करवा रहे हैं, जो हो नहीं रहा लेकिन प्रोटीन्स करवा रहे हैं. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जो कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या सम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या फिर क्लोराइड आयंस हो गए, ये सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो जो इनका सब्सटेंसेस का पैसेज है ब्लड में जाने का, वो डिपेंड करता है कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है. कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ये कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इस मैकेनिज्म को, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पहले, कि कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जो एब्जॉर्ब होते हैं दे आर कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अब ये जो ट्रांसपोर्ट पानी की है, यानी ये तो हो गया आयंस की ट्रांसपोर्ट, बट वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करती है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी, जो कि आपने 9th में पढ़ी थी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है और उसके अंदर एनर्जी चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मोटर से आप पानी को ऊपर टैंक में फिल करते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी. जो काम ऊपर से नीचे हो रहा है नॉर्मली, जैसे वाटर का फ्लो है, तो वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया. लेकिन जो काम आप अगेंस्ट कर रहे हो और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं इसी मैकेनिज्म से. बात करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की, जो इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज वो फैट्स होते हैं और उन्हें हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करता. तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मिसल्स की फॉर्म में, और वो हमारे इंटेस्टाइन की विलाई में, अगर आपको याद हो हमारे इंटेस्टाइन में लैक्टियल्स थे. आप इसके लिए मेरी वीडियो देखना, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने विलाई को डिस्कस किया और उसमें लेक्टिल्स को भी डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ बताया था कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये मैं आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूँगी. तो दे आर रिफॉर्म्ड इनटू अ वेरी स्मॉल प्रोटीन जिसको हम चाइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, जो कि लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है विलाई के लैक्टिल्स की फॉर्म में. ये लिम्फ वेसल्स जो है अल्टीमेटली एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं ब्लड में. जितनी भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है, लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. हाउएवर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है. सो फिर भी यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी ने कि माउथ के अंदर ड्रग्स जो है वो म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या टंग के लोअर साइड में जो आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं. वाटर जो है वो हमारा स्टमक में, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल, ये सारा कुछ स्टमक में एब्जॉर्ब होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा जितना भी फूड हम खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है. और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को, मिनरल्स को और ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती है. तो यानी जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगी फाइनली? वो टिश्यूज़ में जाएंगी जहाँ पर वो एनर्जी प्रोवाइड करती है. इसी प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं, यानी जब वो सारा फाइनल एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस टिश्यूज़ में पहुंच जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिमुलेशन. सो डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू फीसेस हमारे रेक्टम में स्टोर हो जाती है, और जब हमारे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स आता है हमारे माइंड में कि हमारे को एक अर्ज आता है कि हम इस वेस्ट को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर दें, तो उस टाइम पर हम मॉर्निंग कॉल के नेचर कॉल के थ्रू डिफिसिएशन करने जाते हैं और फ्री होते हैं इससे. सो दिस इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, और
और ये एक मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होती है जो कि नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे वी हैव एन डिज़ायर्ड कि हम इस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव कर दें। सो वो स्टोर कहाँ होता है? रेक्टम में, आपको ये याद रखना है। और उसके लिए एक न्यूरल रिफ्लेक्स इन्वॉल्व है और एनल ओपनिंग इन्वॉल्व है, जिसको हम डिफिसिएशन कहते हैं। और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते एक टाइम तक, लेकिन उसके बाद देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर इट। Then the last topic of this chapter is disorders of the digestive system. As you know कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट में, ये कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरल, हम अगर थोड़ा सा भी साफ़ खाना नहीं खाते हैं या बाहर का खाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय इंटेस्टाइन पैरासाइट्स, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये सारे ही इन्फेक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जॉन्डिस। जॉन्डिस में हमारी लिवर अफेक्टेड होती है और आपको पता है इसे पीलिया कहते हैं, बिकॉज हमारी आइज़ जो है वो येलो हो जाती हैं, क्योंकि उसमें लिवर के जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जो मैंने अपनी इसी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर मैंने लिवर का डिस्कशन किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें बाइल पिगमेंट्स थे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वो आकर हमारी आइज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं और स्किन में, जिसकी वजह से हमारी स्किन पेल लगती है और आइज भी। एंड दिस सिचुएशन, सीवियर सिचुएशन इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। द सेकेंड सिचुएशन इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है, जितने भी स्टमक कंटेंट्स है वो हमारे माउथ के थ्रू बाहर आ जाते हैं और इसमें हमारा मेडुला का वॉमिट सेंटर इन्वॉल्व होता है। और फीलिंग ऑफ नॉशिया होती है और उसी के बाद वॉमिटिंग आती है। देन देयर इज़ डायरिया। डायरिया एक एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी है बाउल मूवमेंट की, जिसमें हमारे फीसेस के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है, यानी कि लूज मोशंस हो जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा फूड प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। देन देयर इज़ कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम हिंदी में कब्ज़ बोलते हैं। एंड इसमें फीसेस जो है वो कोलॉन में, इट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है, कोलॉन है, उसके अंदर आकर स्टोर हो जाती हैं और वो इरेगुलरली आती हैं या प्रॉपरली नहीं आती हैं, जिसका इलाज हमने अभी भी डिस्कस भी किया था अपने पहले वीडियो में, जिसमें हम लॉट ऑफ रफेज अगर खाते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाते हैं या फूड खाते हैं जिसमें रफेज होती है, उससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। देन देयर इज़ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, फुलनेस रहती है। और ये किस लिए होता है? ये इनएडिक्वेट एंजाइम की वजह से होता है, या सिक्रीशन की वजह से, या फिर एंग्जाइटी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई, या हमने स्पाइसी फूड खा लिया। इन दैट केस हमारा फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता। सो दीज आर द 5 टॉप डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मेनली बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगी दैट सारे ऑल अराउंड अस बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। हम चाहे अल्ट्रा क्लीन भी कर लें फिर भी वहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस होगा ही होगा। सो हमें खाना बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हॉट वाटर में धोना चाहिए, या आप कह सकते हैं वार्म वाटर से धोना चाहिए, और हाथ को साफ़ रखना चाहिए, और बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, खुद ही बना लेना चाहिए जो भी खाना हो घर में। सो दीज आर द टॉप डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेनली होते हैं बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। एंड दिस कम्प्लीट्स दिस चैप्टर। यू विल फाइंड इट अमेजिंग to hear from me that all the NCERT material, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, एट द एंड उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है NCERT की, जो भी सिस्टम आप डिस्कस करेंगे उसके एंड में ऐसे ही डिसऑर्डर्स आप उस सिस्टम से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो होते ही होते हैं और ये आपको पता भी होने चाहिए। सो please stay tuned to my channel because I will start the another chapter. I don't know which chapter I am going to start, but I will start it very soon and I will upload this video. So please like and share this channel and also keep watching to my videos. Also send this video to all the +1 friend of yours of any school or academy, so that they can have a better understanding of NCERT, because most of the coaching institute starts the extra material first and they don't consider the NCERT material. But what I think is the NCERT, it is the basis and you must know all the terminologies and all the material of the NCERT first, only then you are able to do another. So thank you and have a nice day.